बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमने एक बीम लिया और उस बीम के ऊपर लोड लगाया, हाथ से ही लगा दिया, तो क्या होगा कि अपर जोन जो है बीम का, जो अपर लेयर है, वो लेयर कहां पर रहेगा, वो लेयर कंप्रेशन में होगा और डाउन लेयर जो है वो टेंशन में होगा। तो वही जो है उसको हम प्योर बेंडिंग थियरी बोलते हैं। सी यू कैन सी दिस, ये जो ऊपर वाला यहाँ पर सी लिखा है, ए सी, जब वो लोडिंग कंडीशन के अंदर आएगा तो एसी का क्या होगा, एसी विल बी, what happened with AC? AC will be in compression, and what about BD? BD will be in tension. So this is before bending and this is after bending. Now let us understand the definitions for this. What is pure bending stress? When a beam length is subjected to a constant amount of bending moment and a zero shear force, there is no zero shear force, there is no shear force acting on a beam, only bending is acting on it. The stress set up across the cross section of beam due to the bending is known as pure bending stress. तो ये पूरा जो बेंडिंग हुआ, पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग बोलेंगे। प्योर बेंडिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि शियर फोर्स है, वो नहीं है, वहां पर लग ही नहीं रहा है। देयर इज नो शियर फोर्स, ओनली बेंडिंग इज देयर। Okay, then to understand this you need to go with a theory, and this theory says you some assumption. इसको अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत assumption हमें करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी बहुत धारणाएं करनी पड़ेगी। तो वो पहली क्या है, द मटीरियल ऑफ बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस। इसका मतलब बीम का जो 1 मीटर का सेक्शन है, वहां पर जो मटेरियल है वही मटेरियल दूसरे मीटर में है, वही मटेरियल तीसरे मीटर में है। वैसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन वी अज्यूम दैट, राइट। तो वो होमोजीनियस है। एंड व्हाट अबाउट आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक इसको बोलेंगे, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक भाई ऑनलाइन में आइसोट्रोपिक है ने भाई? ऑनलाइन में भाई कोई है? हाँ भाई आइसोट्रोपिक है ने के भाई? सर નથી ખબર। શું કે? ડોન્ટ નો સર। સુજલ આઇસોટ્રોપિક કેને કહેવાય? કોઈ સબસ્ટન્સ હોય એને આઇસોટ્રોપિક ક્યારે કહેવાય? સુજલ સ્પીકર છે કોઈ? कुलदीप आइसोट्रोपिक है ना कहेवाय दोस्त? नहीं खबर सर। आइसोट्रोपिक वर्ड आपको कई बार आ चुका है कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये जो अजम्पशन है वो तो हमेशा करना पड़ता है। आइसोट्रोपिक मतलब उसका जो फिजिकल उसका जो आइडेंटिटी है वो सेम रहता है, मतलब उसका जो लेंथ है, विड्थ है, वो थ्रू आउट जो है वो ज्योमेट्रिकली भी सेम रहता है और फिजिकली भी वो सेम रहता है कहीं पर भी। तो वो थ्रू आउट फिजिकली सेम रहता है, देन इट इज नोन एज आइसोट्रोपी, राइट।
मतलब वो नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो विथ है वो थ्रू आउट बीम को वही विथ रहेगा। अब तो वो मोटा ही है तो स्क्वायर मतलब सर्कुलर है तो वो पूरा डायामीटर ही रहेगा, उसके अंदर तो और कुछ आएगा नहीं। लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसका वो सेम रहेगा, मतलब वो कंक्रीट का है तो वो कंक्रीट का ही रहेगा क्योंकि वो होमोजीनियस में आ गया। और फिजिकल है तो वो उसका चौड़ाई जो 1 मीटर का है तो हमेशा वो 1 मीटर का ही चौड़ाई रहेगा। आधा मीटर का है चौड़ाई है तो वो हर एक जगह पर मतलब पूरा जो कॉलम है वो और बीम है, पूरा बीम है तो वो पूरे का पूरा आधा मीटर का ही रहेगा। so there will be no change in its physical property। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोल सकते हैं? जो चीजें हमें दिख सके उसको हम फिजिकल बोल सकते हैं। बीम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है अभी? अब देख क्या सकते हो, इसके अंदर लोड कौन सा लग रहा है वो तो नहीं दिखाई देगा, आपको दिखेगा क्या? सिर्फ उसका साइज दिखेगा और कुछ भी दिखता ही नहीं है आपको, तो देन फिजिकल प्रॉपर्टी। Now beam is stressed within the elastic limit and follows Hooke's law. That means Hooke's law is valid. Now, what do you understand by Hooke's law? Anand, tell me, what do you understand by Hooke's law? Anand, are you there? Yes, sir. What do you understand by Hooke's law? Hooke's law. So elasticity, okay, elasticity discovered by the. Okay, right. Eh? Sir, mm. Aniket, what do you understand by Hooke's law? Sir, Hooke's law means, I think, Yes, tell me. Sir, એમ થાય કે sir, in આપણું which the ખબર force spring needed to વાળું હોય છે. extend or compress, I think, No. means તો explanation એમ of થાય કે આપણે elasticity or property of an object or a material in which the original shape is that restored. Hooke's law બહુ સિમ્પલ છે. Stress proportional strain. Yes, exactly. Hooke's law is defined as within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. तो वो जो अगर फॉलो करता है then it is an Hooke law। अगर वो फॉलो होता है तो वो Hooke's law वैलिडेशन होना चाहिए। That means कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो बढ़ रहा है तो उसके सामने स्ट्रेन जो है वो इक्विवेलेंटली ही बढ़ना चाहिए, राइट? The transverse section, which was plane before bending, will uh, remain plane after bending. That means here you can see the transverse section. We assume this, it doesn't happen, right? This is a transverse portion, this is a transverse plane. This plane will remain as it is because it is at origin। આ જે પ્લેન છે એ ક્યાં છે? ઓરિજિન ઉપર છે, તો એમાં બેન્ડિંગ થવાનું તો છે પણ એ થોડુંક જ જેવું થશે, કારણ કે નીચે આવી રીતે બેન્ડ થાય, ઉપર આમ થશે, પણ ઈ જે લેયર છે એ બહુ મિનિમાસ્ટિક બેન્ડિંગ થશે, એટલે ઈ બેન્ડિંગ ને આપણે કેવું કરશું કે ભાઈ ઈ ઝીરો છે એવું એઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ, ઓલ્ધો ઈ ઝીરો હોતું નથી। અઝમ્પશન એટલે જ લખેલું છે કારણ કે આ બધી વસ્તુ એઝ્યુમ કરીએ છીએ, એવું હોતી નથી, બરાબર? Each layer of beam is free to expand or contrast independently. That doesn't happen in real way. What does it say? It says that this layer, and this layer, all the layers are independent to move, right? So layer number one, this layer is independent, this is also independent, and this is also independent. But when load is acting at this point, all the layers will be acting on the same time. They are not independent from each other, right? जब लोड लगेगा इसके ऊपर तो सभी के ऊपर जो बेंडिंग हो रहा है वो एक ही साथ होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। लेकिन हम अजम्पशन कर रहे हैं कि हर एक लेयर जो है वो अलग अलग एक्ट करता है, अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, अपने हिसाब से वो सब कुछ कर पाएगा। The value of Young's modulus E
is same in tension and compression. तो यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो टेंशन और कंप्रेशन में सेम रहेगा, ये वैसा हो नहीं सकता क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस E इज इक्वल टू व्हाट, यंग्स मॉड्यूलस E इज इक्वल टू व्हाट, stress upon strain. E is equal to stress upon strain, right? Young's modulus E is equal to stress upon strain. तो वो जो रेशियो है वो हर एक जगह पर सेम रहता है, कंप्रेशन में या हो या टेंशन में हो, ऐसा ये बोल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली. So you need to note down this. ऑनलाइन वाળા ભાઈ નોટ કરી અને મને મોકલવાનું છે તમારે, बराबर. प्योर बेंडिंग से लिखना है और ये फिगर भी ड्रॉ करना है. આટલું જ છે. થિયરી છે અને આ થિયરી બહુ રિક્વાયર્ડ છે એટલે લખવાનું કહું છું. હા, કોણ હતું ઓનલાઈન માં બોલો. સર આટલું જ છે ને કે બીજા પેજે છે? શું છે સર આ ફિગર અને ઉપરનું એટલું જ લખવાનું છે? બધું ફિગર બિગર બધું લખવાનું, નીચે ઉપરનું ને ફિગર બધું જેટલું પેજમાં દેખાય છે બધું લખવાનું. ઓકે, એટલે એ જ પૂછું છું સર, વન પેજ જ છે ને?
kindly draw experimenting theory, then you have to write all the stuffs. You need to write all the stuff.
Done, sir. બધાને લખાઈ ગયું હશે, આઈ હોપ સો. Okay, now let us understand what is the neutral layer, neutral axis, and what are the terms that we include over here, right? तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है और टर्म्स इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हम देखेंगे और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ड्यू टू बेंडिंग जो ऊपर का लेयर है वो क्या होगा, वो कंप्रेशन में जाएगा. इट इज रिटन ओवर हियर, राइट, वो कंप्रेशन में जाएगा. और ड्यू टू बेंडिंग जो नीचे का लेयर है वो कहां पर जाएगा, देन इट इज गोइंग टू द टेंशन जोन. तो वो जो लेयर है वो कहां पर जाता है, वो टेंशन के अंदर जाता है. और जो आर एस है देर इज नो चेंज, वैसा हम यहाँ पर मतलब ये जो एक्सिस है वहां पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वैसा हम अज्यूम करते हैं. क्यों? क्योंकि ये पहले ही अजम्पशन में हमें बोला है कि ये ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो सेम है, देर इज नो चेंज, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो, राइट. तो वो जो लेयर है वो कुछ सफर करता नहीं है, वैसा हम अजम्पशन है, इसलिए इट इज रिटन इट इज अनचेंज, नो चेंज इन इट्स लेंथ, राइट. As the further layer we find a layer have suffered a tension. जो नीचे का लेयर है बी और डी वो क्या सफर करेगा, वो टेंशन को सफर करता है. तो वी हैव रिटन दैट इट हैज डन अ टेंशन. यू कैन सी दिस एट दिस पॉइंट, ये टेंशन में आ गया जब बेंडिंग के अंदर है. तो अभी हम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल लेयर किसको बोलेंगे, हमने न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल एक्सिस तो हमने हर बार सुना है कि न्यूट्रल एक्सिस इसको बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस इसको बोलेंगे, लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल प्लेन? Then due to the bending of beam, all the layers above RS, that means the all above the neutral axis are compressed, and all above all the below the neutral axis or the neutral layer, all the layer are stretched. But the layer RS, which is neither compressed nor stretched, it is known as a neutral layer. So this layer RS, here you can see in the figure, this RS is the neutral layer. It is neither into the compression, it is nor into the tension, and this layer is known as neutral layer. So it is at a zero level. That's why it is known as neutral layer. See here you can see there is a bending, but that's really very small, and that is the reason why we don't ask it that it is in a compression or tension. અહીંયા જો તમે જોઈ શકો છો બેન્ડિંગ છે, પણ એ બેન્ડિંગ કેવી છે,
બહુ ઓછી છે, એટલે તમે એને કહી શકો છો કે ઈ એવું પ્લેન છે કે જેમાં બેન્ડિંગ થતું નથી. અહીંયા ઉપરનો જે પોર્શન છે એ ક્યાં જાય? આ લેયરની ઉપરનો પોર્શન કમ્પ્રેશનમાં, ઈ લેયરની નીચેનો પોર્શન ટેન્શનમાં, પણ ઈ લેયર ઉપર કશું થતું નથી. Right. So that is known as a neutral layer. Now, what about a neutral axis? The line of intersection of a neutral layer, the line that intersects the neutral layer, that is known as a neutral axis. That's it. इस एक्सिस, ये जो लाइन क्रॉस करती है न्यूट्रल लेयर को और यहाँ पर कट करती है, दैट इज अ न्यूट्रल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन क्रिएट हुआ है, इसलिए हमने डायग्राम टेंशन का ड्रॉ किया है. ऊपर कंप्रेशन है, इसलिए हमने कंप्रेशन डायग्राम को ड्रॉ किया है. नोट डाउन दिस फॉर न्यूट्रल एक्सिस. ये सब कुछ, ऑल दिस up till this. Is it required to zoom out? Zoom. ચલો આ લખી લેજો સર ઓનલાઈન વાળા. ન્યુટ્રલ લેયર વાળું ને? ન્યુટ્રલ લેયર અહીંયા કન્સિડરિંગ ધીસ, અહીંયાથી આખે આખું પહેલેથી કન્સિડરિંગ ધ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ.
हेलो सर, हेलो।
આ આખું લખવાની જરૂર નથી ભાઈ, સેક્શન સુધી લખેલું હોય તો બહુ ઇનફ છે. આખું લખવાની જરૂર નથી, સેક્શન સુધી લખેલું હોય છે તો ઇનફ છે. ઓકે સર. હે? હા સર, લખાઈ ગયું. Okay. Now, what is the moment of resistance? The moment of resistance क्या है? तो moment of resistance वही है जब कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर बेंडिंग, कंटिन्यूसली बेंडिंग मोमेंट के अंदर है, तो उसका जो वन साइड है न्यूट्रल एक्सिस आर कंप्रेस्ड ऑन अ स्ट्रेस, हैविंग अ कंप्रेशन स्ट्रेस, एंड अनदर इज हैविंग अ टेंसाइल स्ट्रेस, राइट. एक है जो लेयर वो कंप्रेशन में है, दूसरा जो है वो टेंशन में है. दिस स्ट्रेस from a couple forms a couple, those moment must be equal to the external moment. The moment of this couple which resist the external bending, right, which resist the external bending moment is known as a moment of resistance. इसका मतलब क्या है कि internal जो है compression और tension create हुआ है due to the bending, उसको जो रेजिस्ट, वो कपल है, वो उसके हिसाब से कपल जनरेट हुआ है, क्योंकि एक पोर्शन है वो टेंशन में, दूसरा कंप्रेशन में, इसी वजह से कपल जनरेट होगा. कपल आप एएम में पढ़ चुके हैं, सही है. तो ये Yes, कपल sir. वहां पर जनरेट होता है. इस कपल को जो एक्सटर्नल कपल्स को जो रेजिस्ट करता है, वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो उसको रेजिस्ट करती है, उसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं. द इक्वेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस is also given as strain is equal to this. So let me say this is an proof, but the equation, pure bending equation, is m upon I is equal to f upon y is equal to E upon R. So this is really very important. આ એની બેન્ડિંગ ઇક્વેશન છે. m એટલે મોમેન્ટ છે, I is equal to moment of inertia છે, f એટલે શું છે તો કે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ છે, y is equal to Young's section modulus, y distance from the neutral axis, E is equal to modulus of elasticity, and R is equal to radius of curvature of beam. तो ये जो है उसको प्योर बेंडिंग थियरी बोलते हैं, प्योर बेंडिंग फॉर्मूला बोलते हैं. We will go through the proof in next lecture. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ में जाएंगे, प्रूफ कंप्लीट करेंगे इसका. You can give your attendance and then you can leave.